मैं सब बायोलॉजी होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक चल रही होगी। आज के इस वीडियो में सीजीपीटीएम मींस बायोकेमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। जो भी आपके आंसर्स होंगे उनके कंटेंट के साथ में आपको डिस्कस करेंगे कि आप इस वाले क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोप्रिएट आंसर्स आप दे सकते हैं और उनमें क्या क्या कंटेंट आपको रहना देना होगा। किस टाइप के फिगर या किस टाइप के रिटर्न वर्क जो मटेरियल होंगे वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के कैंडिडेट्स का मैसेज आता है कि सर बायोकेमिस्ट्री के पेपर को भी डिस्कशन करा दीजिए। तो आज उनको पॉइंट आउट करते हुए इस वीडियो को में हम लोग डिस्कस करेंगे ये बायोकेमिस्ट्री के पेपर का विद आंसर्स के साथ में, राइट। सो अगर आप भी बायोकेमिस्ट्री से सीजीपीटीएम मेंस मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री का पोर्सन उनको ही पढ़ना है तो वो लोग भी इस वीडियो से अपने आंसर्स को चेकअप कर सकते हैं कि कितना उनका आंसर सही हो रहा है और किस तरीके के आंसर्स उनको लिखने चाहिए। ओके, होपफुली कि ये पेपर सबके पास होगा ही। और अगर नहीं भी है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको इजीली नेट पे अवेलेबल है। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन से बात करेंगे। सेक्शन ए में पहला ही जो क्वेश्चन है दैट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम द अमीनो टू इम्यूनो फॉर्म ऑफ अ साइटोसिन्स अलाउ इट टू पेयर विद द एडेनिन शो द नेसेसरी स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट हैपन टू फैसिलिटेट द पेयरिंग। नॉर्मल कंडीशंस में जैसा कि आपको मालूम है ये डीएनए से क्वेश्चन है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ए होगा वो हमारा क्या करेगा, टी से बॉन्ड बनाएगा और जो जी होगा वो क्या करता है, सी से पेयरिंग करता है, राइट। ये एटीजीसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दे रहा है कि जो साइटोसिन मीन्स सी है ये नॉर्मली आपका कैसे पाया जाता है, दैट इज अमीनो एसिड के फॉर्म में, मतलब अमीनो के फॉर्म में। इसका जब टॉटोमेरिज्म हो रहा है दैट मीन्स ये कन्वर्जन किस में हो रहा है, दैट इज इम्यूनो में हो रहा है। इसके अमीनो में होने के साथ जब ये इम्यूनो फॉर्म में आ जाएगा तो ये जी से करने के बजाय किससे कर रहा है, दैट इज द एडेनिन से, मीन्स इससे पेयरिंग करना शुरू कर दे रहा है। यही ये बात पूछ रहा है कि कैसे आप दिखाएंगे इसको स्ट्रक्चर बना करके कि जो नॉर्मल कंडीशंस में सी है वो जी के साथ में पेयरिंग करता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब इसका कन्वर्जन अमीनो मीन्स नॉर्मल से, ये नॉर्मल कंडीशंस है और ये आपका क्या है, टॉटोमेरिक फॉर्म है, तो जब इसमें कन्वर्जन हो जा रहा है तो उसके बाद किस तरीके से ये जी के बजाय आपका ए से क्या करता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। इसके रिगार्डिंग ये सवाल आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चंस पहले भी आपके मास्टर्स के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी पूछे जा चुके हैं। एमसीक्यूज बेस्ड जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी सवाल ये पूछा जा चुका है। तो अच्छा सा ये क्वेश्चंस है। इसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे आपका जी और सी से नॉर्मल कंडीशन में पेयरिंग हो रही है और इसका अमीनो से इम्यूनो फॉर्म में जाने में क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, ये चीज़ को देखना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने लगा रखा है, आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल कंडीशंस में स्ट्रक्चर्स आपके हैं वो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। ये आपका एडेनिन का पोर्शन है और ये आपका थाइमिन का पोर्शन है, राइट। एडेनिन के पास जो बॉन्ड बनाने वाले जो ग्रुप है, जैसा कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा वो या तो नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, या तो ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, या तो फ्लोरीन के बीच में बनेगा। चूंकि इस प्यूरिन बेस या पायरिडिन में फ्लोरीन है नहीं तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन होगा और क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। जब इस टाइप के कंडीशंस बनेंगे मतलब इधर भी या तो क्या होगा, नाइट्रोजन हो या तो ऑक्सीजन हो, यहाँ पे बीच में क्या हो, हाइड्रोजन हो, यहाँ पे भी क्या होगा, या तो नाइट्रोजन हो या तो ऑक्सीजन हो। जब ऐसा कंडीशंस बनेगा तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे उसको हाइड्रोजन बॉन्ड आप बोलते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस पे जैसा कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो ये ब्लू आपको लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख पाइए कि एडेनिन का ये जो वाला आपका मीन्स रिंग का NH2 ग्रुप है, उस NH2 ग्रुप का नाइट्रोजन और इसके थाइमिन के ऑक्सीजन का, मीन्स इसे कार्बोक्सी बोलते हैं, ये ऑक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जबकि दूसरा यहाँ पे NH2 मतलब NH वाले का जो हाइड्रोजन है वो, और इसके बाद इसका जो नाइट्रोजन है रिंग का, ये इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे दो बॉन्ड बनते हैं जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है। सिमिलरली अगर आप साइटोसिन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ग्वानिन का जो आपका ऑक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है वो, और साइटोसिन का अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन है वो, उसके बीच में क्या हो रहा है, इन तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, दूसरा इसका नाइट्रोजन और इसका नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तीसरा इसका नाइट्रोजन और इसका ऑक्सीजन। मतलब कि यहाँ पे आपको
इसका एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ में बना रहा है, इसका नाइट्रोजन उसकी ऑक्सीजन साथ बना रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये अमीनो फॉर्म में है तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये वाला नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहा है। ये तीनों ही एलिमेंट क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये इसके साथ में बनाएगा आपका, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे N जुड़ जाएगा, राइट। तो सॉरी, ये वाला, तो ये तीनों एलिमेंट हैं जो कि इसके नॉर्मल कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जब इसका अमीनो से इम्यूनो फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे जो बेसिकली डबल बॉन्ड था वो अब हो क्या गया, दैट इज द हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन अब तक आपका पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 3 बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। तो अब बेसिकली जो बॉन्ड बनेंगे कहाँ बनेंगे, ये वाले हाइड्रोजन का इसके वाले नाइट्रोजन से, दैट मीन्स इस वाले से, और इस वाले के ऑक्सीजन का इस वाले के हाइड्रोजन से, मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही यहाँ पे बन जाएगा। तो अब इस कंडीशंस में सिर्फ क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना पाएगा, ये वाला, ये वाले बॉन्ड आपके बनने बंद हो जाएंगे। तो यही स्ट्रक्चर्स आपको बना करके दिखाना है कि कैसे आपका साइटोसिन का जब अमीनो फॉर्म से इम्यूनो फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है तो वो ग्वानिन के बजाय आपका क्या कर रहा है, एडेनिन से पेयरिंग कर पा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में इसके पास 3 साइट है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, जबकि कन्वर्जन जब आपका अमीनो ग्रुप में होगा तो वहाँ पे सिर्फ 2 साइट रह जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ये वाला आपका जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, डबल जो बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से ये ग्वानिन जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता था उसके बजाय आपका साइटोसिन से क्या होगा, एडेनिन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाना है। क्वेश्चंस की डिमांड यही है, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप इनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको जा करके देखिए, लेनिंजर की बुक में भी दे रखा है। अगर आपके पास और कोई बायोकेमिस्ट्री की बुक है तो वहाँ पे भी दे रखा है। आपको इनका रिंग का जो है वो नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको आसान होता है बनाने के लिए, क्योंकि आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा फार्मूला आप यूज कीजिए, नॉमेनक्लेचर इनका आईपीएससी का लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके हिसाब से इनके स्ट्रक्चर्स को 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि डायग्राम जब बनाने के लिए आ जाएगा तो फिर आप बगैर डायग्राम बनाए आप इसको दिखा नहीं पाएंगे कि हाँ कहाँ पे बॉन्ड आपका वो बन रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री का स्पेशली पेपर हो रहा है तो थोड़ी सी आपको बायोकेमिस्ट्री पे डेप्थ बनानी पड़ेगी, और यूनिट भी बहुत कम है आपके, तो आपको उस जितना यूनिट दे रखा है उसमें बहुत डेप्थ में जाकर के स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इस वाले सवाल के लिए आपको यही आंसर था जो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज हेफ्लिक्स लिमिट्स, हाउ डज दिस लिमिट डिफर बिटवीन नॉर्मल एंड मोस्ट कैंसरस सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप इसको जान लीजिए। नॉर्मल जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनके उनके उनका जो रेप्लिकेशंस होता है हर साइकिल्स के बाद, उसमें आपको पता है कि उनका जो टीलोमेरिक एंड होता है, जिसे आप टीलोमेयर्स बोलते हैं, हर डिवीजन के बाद उसमें क्या होती है, उसके लेंथ में थोड़ी सी शॉर्टनिंग होती है, राइट। इस शॉर्टनिंग को बचाने के लिए ही टीलोमेरेज एंजाइम होता है, बट फिर भी जितने भी बार सेल का डिवीजन होता है, हर डिवीजन के बाद अगर आप देखेंगे तो टीलोमियर का जो एंड होता है उस एंड में क्या होती है, लेंथ में थोड़ी सी शॉर्टनिंग होती है। तो ऐसा होते होते बेसिकली एक सर्टेन टाइम आता है, जहाँ पे अब टीलोमियर का एंड पूरी तरीके से क्रिटिकल कंडीशंस में आ चुका होता है कि अब उसके बाद अगर शॉर्ट होगा तो जो स्टेबिलिटी है, जो इंटीग्रिटी है सेल्स के डीएनए का या क्रोमोसोम का, वो खराब हो जाएगा। उस एंड पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सेल क्या करता है, डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं वो सब के सब क्या है, मोर्टल नेचर के होते हैं, उनकी फिक्स लाइफ साइकिल होती है। जनरली ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि 40 से लेकर के 60 साइकिल तक आपके नॉर्मल एनिमल सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद इनका ये पॉइंट पहुंच जाता है जहाँ पे टीलोमियर एंड पूरा खत्म हो जाता है और वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वहीं से उनका डिवीजन क्या होता है, सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसको कि आप सेनेसेंस स्टेज के नाम से जानते हैं। सो हेफ्लिक्स लिमिट्स यही बताता है कि नॉर्मल किसी भी एनिमल सेल्स का जो डिवीजन है वो ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक नहीं होगा। उसको उसके पास एक सर्टेन साइकिल है कि उसी सर्टेन साइकिल तक ही वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसके बाद उसका डिवीजन क्या होगा, बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीलोमियर होता है उसका धीरे धीरे शॉर्टनिंग होती है। हम आपको यहाँ पे फिगर की हेल्प से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, टेलोमियर है। जैसे सेल आपका डिवाइड किया, हर सेल डिवीजन के बाद आप देखिए यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी लेंथ में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जो कि पूरा का पूरा टेलोमियर क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। जब ये वाला पॉइंट आ जाता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, अब इसके बाद आपका सेल्स क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर अब डिवाइड करेगा तो ये जो डीएनए का लेंथ है उसमें कमी आएगी, और अगर डीएनए की लेंथ में कमी आ रही दैट मीन्स सम जीन्स विल बी मिसिंग। तो ऐसा होने से उस इंडिविजुअल्स की या उस सेल्स की जो इंटीग्रिटी है वो खराब हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए सेल्स क्या करता है, डिवीजन स्टॉप कर देता है, सीज कर जाता है, सेनेसन स्टेज में पहुंच जाता है। इसी फेनोमेना को हेफ्लिक्स लिमिट या हेफ्लिक्स फेनोमेना के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मल सेल्स जो होती है एनिमल्स की, वो लगभग 40 से लेकर के 60 साइकिल तक क्या करती है, डिवाइड करती है, और उस साइकिल के बाद इनका जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। फर्दर अब ये डिवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाती है। कंपेरेटिवली पूछा गया है आपसे कि नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल्स में आप कंपेयर कीजिए कि कैसे इन दोनों में डिफर है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से आपको मालूम होगा, टीलोमरेज जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल सभी सेल्स में होती हैं। लेकिन अगर कैंसरल सेल्स की बात किया जाएगा तो कैंसरल सेल्स में इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट? बहुत ज़्यादा होने से मतलब ये है कि इनमें लगभग रिपोर्ट किया जाता है कि 80 टू 90% जो टीलोमरेज एक्टिविटी होती है वो कैंसर सेल्स में क्या होती है, एक्टिव होती है। तो टीलोमरेज जितना एंजाइम एक्टिव होगा, उसका मेन काम क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम का मेन काम क्या होता है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमियर्स। आपने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशंस में, प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमियर, टीलोमियर के एंड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो टीलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का भी एग्जांपल होता है नेचुरल, जिसके पास आरएनए डिपेंडेंट डीएनए बनाने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होगा उतना ज़्यादा टीलोमियर एंड का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। तो चूंकि कैंसरस सेल्स में टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स के, दैट इज वाई हेफ्लिक्स का जो लॉ या जो लिमिट है वो कैंसरस सेल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए और नॉर्मल सेल्स में, तो वहाँ पे डिफर होता है। नॉर्मल सेल्स जो होती है 40 टू 60 साइकिल्स के जाने के बाद उसकी जो डिवीजन होती है स्टॉप हो जाती है, जबकि आपको पता है कि कैंसरस सेल्स इमोर्टल नेचर की होती है और उसमें डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत हाई एक्टिव होती है, और उसकी वजह से टीलोमियर का जो एंड होता है वो आपका उसका प्रोटेक्शन होता रहता है, मीन्स उसमें शॉर्टनिंग नहीं होती है। दैट इज वाई वो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। तो हेफ्लिक्स लॉ के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कैंसरस सेल्स जो होती है वो हेफ्लिक्स लॉ को या हेफ्लिक्स फिनोमेना को या लिमिट को फॉलो नहीं करता, मतलब उनका जो लॉ है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, जबकि नॉर्मल सेल्स जो होती है वहाँ पे अप्लाई आपका होता है। ओके, तो ये वाले फिगर आपको यहाँ पे दिखाने होंगे, ये वाले ऐसे इस तरीके से फिगर बना करके आप दिखाइए कि टीलोमियर का जो एंड है वो किस तरीके से आपका शॉर्ट हो रहा है नॉर्मल सेल्स में। ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है वो नॉर्मल सेल्स का है, और बाकी जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें टीलोमियर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, टीलोमरेज एक्टिविटी। और टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के तरीके से काम करता है, मीन्स आरएनए डिपेंडेंट होकर के आपको डीएनए बनाने का काम कर सकता है। उसके पास खुद के आरएनए होते हैं, उसको बेस एज अ टेम्पलेट यूज करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या करता है, बना देता है, जिसकी वजह से उसकी जो टीलोमियर की एंड होती है वो टीलोमियर का एंड आपका जो है वो हमेशा लेंथ उसकी मेंटेन बनी रहती है, राइट? ये एक्टिविटी सारे सेल्स में होती है, बट कैंसर सेल्स में इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हेफ्लिक्स लॉ जो है कैंसर सेल्स पे अप्लाई नहीं होता है, या उनकी जो साइकिल है वो उतनी पे लिमिट नहीं होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का बायोकेमिकल फिनोमेना में, प्रोसेस में आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री के आप लोग स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको हम कंटेंट दे देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आपको लिखना होगा, किस तरीके से आपको हेडिंग बनानी होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले आप इसको देख लीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि अगर वाटर में या किसी मीडियम में डिजोल्व किया जाए तो पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो, मतलब पूरी तरीके से आयनाइज ना हो, पार्सली आयनाइज हो, तो उनको आप क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं सबके सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जबकि जितने भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो सबके सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है weak electrolytes is substances that only partially dissociate into the ions when in a solution।
Weak electrolytes are typically weak acid or base or weak bases, and they do not completely ionize when dissolved in water. For example, weak electrolytes include the acetic acid, organic acid जो भी है, कार्बोनिक एसिड एंड अमोनिया, ये सब क्या आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट जान लिया और आपने डेफिनेशन भी समझ लिया, एग्जांपल भी देख लिया, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी हो सकती है। अब सवाल आपसे पूछा गया था कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको पूरा उनका बनाना पड़ेगा प्रीफेस, इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उनको बताएंगे क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब चूंकि इनमें फ्री आयंस की संख्या कम होती है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बहुत अच्छे नहीं माने जाते, पुअर होते हैं। दे हैव रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, चूंकि इनका डिसोसिएशन पूरी तरीके से नहीं होता, दैट इज वाई नंबर ऑफ आयन जो होंगे वो भी सॉल्यूशंस में क्या होंगे, कम होंगे। दे टेंड टू रेजिस्ट चेंज इन देयर आयन कंसंट्रेशन, और इनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आयन कंसंट्रेशन में चेंजेस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। दे डू नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस नहीं होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, मींस लिविंग सिस्टम में। पहला है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी में फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत यूज होता है, और डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। याद कीजिए, गर्मी के टाइम पे जब किसी को भी लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो तुरंत का तुरंत घर में क्या करते हैं, चीनी, नमक, पानी और नींबू का सोल्यूशन बना के पिलाया जाता है। तो चीनी में क्या है, शुगर है, नमक में क्या है, NaCl है, और नींबू में क्या है, दैट इज सिट्रिक एसिड है। ये सब के सब बेसिकली क्या करते हैं, डिजोल्व होकर के आपके क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। तो आपके बॉडी में जो आयंस मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिशियंसी आ जाती है, डिहाइड्रेशन होने के बाद उसको रिहाइड्रेट किया जाता है, मीन्स उसको गेन करते हैं, तब जाकर के थोड़ी देर के बाद आपको नॉर्मल फीलिंग यहाँ सुनी होती है कि हाँ अब जा करके आपकी बॉडी ठीक ठाक है। जैसे ORS का घोल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और सरकार इसको, गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करवाती है गर्मी के टाइम पे बच्चों को पिलाने के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन सस्पेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो उनका काम बेसिकली यही होता है कि जो भी आपके फ्री आयंस होते हैं, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड को के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है, दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट नर्व एंड मसल्स फंक्शंस। आपके नर्व सेल्स को, मतलब नर्वस कंडक्शंस को करने के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शंस को करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत यूज है। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी सुस्त हो जाती है, आप उतने एक्टिवली नहीं काम कर पाते हैं, ना ही आपका हाथ पैर सही से चल पाता है, ना ही आप अपने दिमाग को अच्छे से यूज कर पाते हैं। डिहाइड्रेशन कॉजेज आवर बॉडी टू लॉस इलेक्ट्रोलाइट्स लीडिंग टू द मसल्स क्रैम्प, वीकनेस एंड डिजीनेस। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपकी मसल्स जो होती है वो क्रैम्प करना शुरू कर जाती हैं, आपको वीकनेस फीलिंग होती है, आपको अजीब सा, मतलब अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट सा फील होता है। तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। तो इस तरीके के सवाल के आंसर्स को लिखने के लिए आपको इतना कंटेंट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे कि क्या है और कैसे है। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दे रखा है, दैट इज नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कंटेन ऑल द अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ body protein. Two amino acids are present in much higher concentration than the rest. Name them and give justifications for their higher concentration. पूछ रहा है कि जो आपका ब्लड का प्लाज्मा है या ब्लड है, बॉडी के जो प्रोटीन है उनको, बॉडी प्रोटीन को बनाने के लिए सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। लेकिन ब्लड प्लाज्मा में दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उन दोनों अमीनो एसिड्स का आपको नाम बताना है, और ये भी आपको बताना है कि क्यों उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उनके ज़्यादा होने से क्या इंपॉर्टेंस है, या किस तरीके के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 20 स्टैंडर्ड आपके अमीनो एसिड्स हैं, राइट नाउ 22 हो चुके हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप 22 ही मेंशन करके आइएगा, 2 भी बढ़े हुए हैं। तो वैसे रिपोर्टेड जो आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स मिलते हैं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से 2 आपके अमीनो एसिड्स आते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं और क्यों हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर, दैट इज द ग्लूटामिन एंड एलानिन। ये आपके 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनका कंसंट्रेशन आपके ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होता है। सबसे हाईएस्ट, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा किसी भी MCQs में, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड इन अ बॉडी, तो वो है आपका, दैट इज द ग्लूटामिन।
राइट, ये सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है। एलानिन है, फिर इसके बाद सिस्टीन भी पाया जाता है, बट यहाँ पे 2 पूछा है तो आपसे यहाँ पे 2 आंसर दीजिए, ग्लूटामिन एंड एलानिन। यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ग्लूटामिन इज एन इंपॉर्टेंट ग्लूकोज प्रिकर्सर्स एंड मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एडिशन ऑफ अ न्यू कार्बन टू द ग्लूकोज कार्बन पुल। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्राइम एटीपी का सोर्स है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके एटीपी जनरेट होती है, तो ग्लूकोज का प्रिकर्सर होता है ग्लूटामिन। और आपकी बॉडी में कई सारे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए पाथवे चलते हैं, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस आता है, ग्लाइकोलाइसिस आता है, पेंटोस फास्फेट पाथवे आते हैं, क्रैब साइकिल्स आता है, राइट। ये सारे जो साइकिल्स हैं वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चलते हैं। तो उन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो कार्बन का पूल होता है उसमें काम कंट्रीब्यूट करता है कौन, दैट इज द ग्लूटामिन। सो ग्लूटामिन एक्ट एज एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर ल्यूकोसाइट्स एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन सेल प्रोलिफरेशन, टिश्यू रिपेयर प्रोसेस एक्टिविटी एंड इंट्रासेलुलर पाथवे एसोसिएटेड विद द पैथोजन रिकॉग्निशन। तो पहला तो काम इनका हो गया कि ग्लूकोज के प्रिकर्सर का काम कर रहे हैं, जो कि एनर्जी जनरेट करने का काम करेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे दे रखा है कि ये एनर्जी सबस्ट्रेट है फॉर द ल्यूकोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसी के लिए, और इसेंशियल रोल प्ले करता है सेल के प्रोलिफरेशंस में, टिश्यू रिपेयर में, इंट्रासेलुलर पाथवे में एंड पैथोजन रिकॉग्निशंस में। तो बहुत सारा इनका सिग्निफिकेंस है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ में मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या है, ये इन्वॉल्व होता है। और एनालिन का जो इंपॉर्टेंस है क्या, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट मायोटीज से आपका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है। इसको आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूटामिन एंड एलानिन, व्हाई दे आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा। तो आपके पास 2 आंसर्स मिले, मतलब 2 आंसर्स सबसे पूछा गया था कि कौन से वो अमीनो एसिड्स हैं और क्यों हैं, ये भी आपको बताना था। तो नाम आपने बता दिया और आपने रीजन भी दे दिया कि ऐसा ये क्यों है। हालांकि आप लोग जब एग्जाम में इसको लिखें तो थोड़ा और स्टेटमेंट दे करके लिखिए। हमें चूंकि यहाँ पे आपको समझाना और बताना होता है तो थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें मैं लिखता हूँ, बट आप लोग जब इसको एग्जाम में लिखें तो थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखें, वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ सैंडविच एलाइजा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंडविच एलाइजा का प्रिंसिपल आपको बताना है। और आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीडियो भी दे चुका हूँ, तो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं सैंडविच एलाइजा के लिए। फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन, चूंकि एलाइजा से है तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ में मिल जाएगा। क्रिएट एन एलाइजा किट फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, एक्सप्लेन योर रीजन फॉर चूजिंग वेरियस एंटीजन एंटीबॉडी एंड रिएजेंट टू कंप्लीट दिस टास्क। आपको एक ऐसा एंटीजन एलाइजा किट बनानी है जिससे कि आप HIV इन्फेक्शन के एंटीजन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बताना भी है आपको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसके लिए। तो एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, जैसा कि आपको मालूम है कि एलाइजा के 3 टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे सैंडविच एलाइजा का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सबसे पहला काम तो ये है कि सैंडविच एलाइजा से आप कर क्या सकते हैं, दैट इज द एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय द सैंडविच एलाइजा। आप इससे एंटीजन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं कितना अमाउंट में है। प्रिंसिपल क्या होता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सबस्ट्रेट लेते हैं जहाँ पे एंटीबॉडी क्या किया जाता है, इसे वॉल पे कोट किया जाता है, इसको वॉश करते हैं। तो जो भी आपके अटैच्ड वाले मतलब कि टैगिंग किए वाले एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीबॉडी रह जाएंगे, जो टैग नहीं हुए रहेंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे। देन इसके बाद क्या किया जाता है, एंटीजन को ऐड किया जाता है, और एंटीजन जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी पेयरिंग होती है। फिर इसको आप क्या करते हैं, वॉश करते हैं। फिर जो आपके अनबाउंड वाले एंटीजन होंगे वो वॉश आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एंजाइम कॉन्जुगेट डालते हैं, मतलब सेकेंडरी एंजाइम डालते हैं, जो कि किसी एंजाइम से क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला जाता है, इसके पास क्या होता है, एंजाइम होती है, उसको आप पेयर कराते हैं। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा उस एंटीबॉडी की भी बाइंडिंग साइट इस एंटीजन के साथ में होती है। मतलब ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का 2 साइट है और दोनों ही बाइंडिंग के लिए है, एक प्राइमरी एंटीबॉडी से, दूसरा सेकेंडरी एंटीबॉडी से। प्राइमरी एंटीबॉडी सिर्फ एंटीबॉडी होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी में एंजाइम भी लगे हुए होते हैं। तो जब ये बाइंड कर जाएगा फिर इसको आप वॉश करेंगे, बाकी जो अनबाउंड वाले होते हैं वो सब निकल जाते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक सबस्ट्रेट डालते हैं और वो सबस्ट्रेट बेसिकली इस एंजाइम के लिए होता है। अगर ये एंजाइम आपका यहाँ पे एंटीजन से बाइंड किया रहेगा तो ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या करेगा, कलर देता है। सो कलर का प्रोडक्शन होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन से क्या किया है, बाउंड किया है। इसका मतलब कि वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है। यही कॉन्सेप्ट है दैट इज द सैंडविच एलाइजा का। क्यों इसको सैंडविच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर भी एंटीबॉडी, नीचे भी एंटीबॉडी, बीच में क्या है, एंटीजन। तो याद रखिए सैंडविच आपने आप सब लोग खाते पीते रहते हैं, जो आपके ऐसे ब्रेड ऊपर नीचे लगा होता है, बाकी बीच में सब स्टफिंग की जाती है। तो ये बीच में स्टफिंग जो है बेसिकली क्या है, आपका एंटीजन है, और ऊपर नीचे के जो ब्रेड वाले पाव वाले पोर्शन है वो सब क्या है, दैट इज द एंटीबॉडी है।
राइट। तो यही है आपका सैंडविच एलाइजा, इनका प्रिंसिपल इसी तरीके से काम करता है। आप एचआईवी के इन्फेक्शंस को क्रिएट करना मतलब पता करना चाहते हैं तो एचआईवी क्या करेगा, एंटीजन देता है। तो एंटीजन के ही डिटेक्शन के लिए ये आपका क्या है, एस्टिमेशन है। तो आप यही वाला फिगर बना करके आप आसानी से उसके सेकंड पार्ट में भी लिख सकते हैं। ओके। बाकी एलाइजा का प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी पता है, पढ़ाया हूँ, तो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सो सेक्शन बी में पहला ही सवाल है, हाउ मच एनर्जी इन द एटीपी इक्विवेलेंट विल बी यूज्ड जनरेटेड इन ट्रांसफॉर्मिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट वाया ग्लाइकोलाइसिस एंड बैक अगेन टू द ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू कितना एटीपी जनरेट होगा, कितनी एटीपी खर्च होगी, इसको कैलकुलेट करके आप बताइए और समझाइए कि इसका क्या मीन है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसीजर है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लूकोनियो, नियो मीन्स नया, नया आपका क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रिकर्सर्स होंगे वो नॉन कार्बोहाइड्रेट होंगे। दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बायोकेमिकली क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ग्लाइकोलिसिस बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया हूँ, नोट्स भी दे दिया हूँ, वीडियो लेक्चर भी आपके पास है और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो इसमें मेरा इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट क्या है, प्रोसेस है, पहली चीज़, राइट। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए क्या है, कॉमन पाथवे होता है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, छोटे बड़े जो भी हैं, सब के सब ग्लाइकोलाइसिस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चलने वाली क्या होती है, प्रोसेस है, और बेसिकली इसके लिए ऑक्सीजन का होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये एक 10 स्टेप का प्रोसेस है और इस 10 स्टेप में क्या होता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर के बेसिकली 2 पायरुविक एसिड क्या होता है, आपका बनता है, राइट। ऐसा करने के लिए टोटल जो एटीपी यहाँ पे आपका जनरेट होता है वो कितना है, दैट इज द 4। बट 2 एटीपी क्या होती है, आपकी ऑलरेडी कंज्यूम हो जाती है। सो दैट इज वाई जो नेट गेन होगा वो कितना होता है, दैट इज आपका 2 एटीपी। सो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से 2 पायरुविक एसिड को बनाने के लिए सेल्स को नेट जो गेन होती है एटीपी के टर्म में वो कितना होता है, दैट इज द 2 एटीपी। कितना होता है, 2 एटीपी। याद रखिए बनता 4 है बट 2 आपका क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, बट नेट जो आपके गेन होंगे वो क्या होंगे, 2 एटीपी होंगे, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एटीपी खर्च हो गया, एक एटीपी यहाँ पे खर्च हो गया। बनने वाले देखिए 2 आपके यहाँ पे एटीपी हैं, 2 आपका यहाँ पे एटीपी है, तो 2 2 4 आपका यहाँ पे बना, लेकिन 2 आपके खर्च हो गए, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 एटीपी बनेगा। तो नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दैट इज 2। ओके। और आपसे ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में भी पूछा हुआ है। ओके। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में भी आप देख लीजिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के को लेकर के। और यहाँ पे दे रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल फ्रॉम पायरुवेट रिक्वायर्स, मीन्स पायरुवेट से आपका ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल्स से मतलब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स से आपका एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए क्या क्या है, 4 एटीपी लगेगा, 2 जीटीपी लगेगा, 2 एनएडीएच लगेगा। तो इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, ऐसे एनिमल्स में पड़ती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक ग्लूकोज बन जाएगा तो उस ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे टोटल 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, जनरेशन होता है, तो जिसकी वजह से आपका नेट गेन पॉजिटिव में चला जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस तब चलती है जब आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन जो कन्वर्ट होकर के जो स्टोर फॉर्म होता है, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसका भी अमाउंट कम हो जाए। आप बहुत लॉन्ग टाइम से खाना पीना नहीं खाए हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो नॉन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक एज अ फैट है, लाइक एज अ डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन होता है, तब जाकर के उनका कन्वर्जन होकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सेल्स के पास ही अपनी मशीनरी होती है। तो कंपेरिजन अगर करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का गेन होता है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में 4 एटीपी का क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट होती मीन्स लॉस हो रहा है। तो ये आपका कैलकुलेशन था और आपको इसको बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक तो दिया गया है कि इन मैमल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस
इन द लिवर, किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ज़्यादातर मात्रा में आपका लिवर में होगा, किडनी में होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और इसका मेन जो पर्पज़ है क्या है, दैट इज़ द ग्लूकोज को प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि सिर्फ प्राइमरली ग्लूकोज को ही यूज कर सकते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सबसे ज़्यादा उसमें है ब्रेन, दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल्स, एंड आपके सेक्स ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, दैट इज टेस्टिस, ये सारे जो होते हैं गोनेट्स, ये सारे जो होते हैं वो सबके सब आपके ग्लूकोज को ही एज अ सोर्स ऑफ एटीपी के रूप में यूज कर सकते हैं, बाकी किसी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करते हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होता है, ब्रेन को चाहिए होता है। यही कारण है कि जब आप लॉन्ग टाइम तक कोई भी मील नहीं लेते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लेते हैं, तो आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है धीरे 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 प्रोसेसिविटी स्लो हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि हाँ अब आपको सोने का मन कर रहा है, या आपका सर दर्द करने लगता है, या फिर आप सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत खाते रहें और ऐसी चीज़ खाएं जिसमें सोर्स ऑफ ग्लूकोज हो, जो कि आपके ब्रेन को हमेशा फ्यूल देता रहे। क्योंकि ब्रेन को सही तरीके से काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और जो कि कहाँ से मिलेगा, सिर्फ ग्लूकोज से मिलेगा, राइट। आपको एक आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मालूम होना चाहिए। सबको सबको पता है कि हाँ जस्ट खाना खाने के बाद आप स्टडी नहीं करते हैं, और स्टडी करने के लिए आपको मना भी किया जाता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी यहीं से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको पता है कि आपके बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उन सबका अपना परसेंटेज है कि कितना कितना ऑक्सीजन किसको किसको चाहिए। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में किसको चाहिए होता है, ब्रेन को चाहिए होता है। देन इसके बाद आपके खाना खाने के बाद आपको किसको चाहिए होता है, दैट इज स्टमक को चाहिए होता है। फिर इसके बाद लंग, हार्ट को चाहिए होता है, फिर लंग्स को चाहिए होता है, इस तरीके से। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और उस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशंस का पूरा सेंट्रलाइज्ड जो पोर्शंस होता है वो कहाँ पर आता है, स्टमक की तरफ आने शुरू हो जाता है, राइट। मतलब मैक्सिमम आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ पर आएगा, स्टमक की तरफ आएगा, ताकि उसको ऑक्सीडाइज करके अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जा सके। इसके होने की वजह से जितना परसेंट में ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए था, वो सप्लाई क्या होती है, थोड़ी सी यहाँ पे हैम्पर कर जाती है। और इसकी वजह से ब्रेन को उतना प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मीन्स ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है जितना उसको चाहिए होता है। दैट इज़ वाई ब्रेन आपका सही तरीके से काम नहीं कर पाता। और जब आप खाना खाने के तुरंत बाद स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, मुश्किल से हार्डली 15 से 20 मिनट के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाता है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रीज़न उसके पीछे यही है कि ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आपके सामने क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और वो उसको जब सप्लाई नहीं मिल पा रही तो वो धीरे तरीके से क्या करता है, सो जाता है, मीन्स आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि जस्ट मील के बाद आप स्टडी ना करें। एट लीस्ट कम से कम 30 मिनट्स का उसमें गैप होना चाहिए, और आप वॉकिंग कर लें, या फिर अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुन लें। आधे घंटे का आप रेस्ट लीजिए, पानी वगैरह अगर पी लीजिए, तब जा कर के आपको अच्छे से पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। जस्ट मील के बाद वाटर नहीं इनटेक करना चाहिए। इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न है। आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि आपके स्टमक में ढेर सारे एंजाइम्स हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली पीएच डिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। आपने खाना खाया, सारा का सारा फूड मटेरियल यहाँ पर आया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबका माउथ से होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे प्रोटीन का, लिपिड्स का, इन सब का क्या होगा, डाइजेशन होगा। आपको मालूम है कि फूड आपका अलग अलग कंपार्टमेंट में जा रहा है, दैट मीन स्टमक में जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, इस तरीके से। और सब जगह का पीएच रेंज क्या है, अलग अलग है। अगर आप, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद तुरंत पूरा एकदम पेट भर कर क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, नहीं करना चाहिए। पानी अगर आप पीते हैं, वाटर के इनटेक होने से आपके स्टमक के अंदर का जो कंडीशन है वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, जिससे पीएच क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और पीएच अगर डिस्टर्ब होगा तो जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम आपके सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और अगर इनका काम नहीं होगा तो बेसिकली ना तो प्रोटीन का डाइजेशन हो पाएगा, ना ही लिपिड का हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना आपका ठीक तरह से पचेगा नहीं, और आपने जो खाना पीना खाया वो ठीक तरीके से आपके मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। और अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उससे बनने वाली जो एनर्जी होगी आपकी बॉडी में जाएगी नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैंने खाना तो खाया है, बट आपको
आपको एनर्जी अच्छे तरीके से मिल नहीं रही है। तो अगर आप ऐसा करते, होपफुली कि आप नहीं करते होंगे, आप लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, बट अगर ऐसा करते हैं तो उसे प्लीज़ करना छोड़ दीजिए। खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 20 मिनट्स का उसमें गैप दीजिए। और खाना खाने के जस्ट मील के बाद आपको स्टडी भी नहीं करनी है, कम से कम आधे घंटे का उसमें गैप दीजिए, तब जाकर के आप सही तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अदरवाइज वही होगा कि आप सो जाएंगे, फिर सो के उठेंगे तो आपको रिग्रेट होगा कि अरे हम तो पढ़ना चाहते थे बट हम पढ़ाई नहीं कर पाए। ओके, सो आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। व्हाट आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, डीएनए रेप्लिकेशन से बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, सब लोग ही जानते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में। अगला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्सप्लेन पल्स लेवलिंग एंड पल्स चेस एक्सपेरिमेंट एंड हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस। पूछ रहा है कि पल्स चेस एंड लेवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कैसे इससे आप प्रूफ करेंगे कि जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव या सॉरी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रही है ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के लिए। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि एक जो स्ट्रैंड होती है उस पर कॉन्टिन्यूअस बनता है, जबकि एक जो होती है वो फ्रेगमेंट फॉर्म में बनती है, और यही जो फ्रेगमेंटेड बनता है इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा सवाल है। इसके लिए पहले आपको बताना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा, देन इसके बाद सेकंड वाले पोर्शन में आप क्या लिखेंगे इसको आप देख लेते हैं। तो लेवलिंग इन चेस एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के या फिर आपके एंजाइम्स के या फिर डीएनए के मूवमेंट के या उनके मोशंस को या उनके लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पल्स चेस एनालिसिस इज अ मेथड फॉर एग्जामिन अ सेलुलर प्रोसेस अकरिंग ओवर टाइम बाय सक्सेसिवली एक्सपोजिंग द सेल्स टू अ लेबल्ड कंपाउंड। जब कंपाउंड्स को लेबल्ड किया जाता है तो उसको आप बोलते हैं पल्स, और जो आपके एंड देन टू द सेम कंपाउंड इज द अनलेबल्ड फॉर्म नोन एज द चेस। तो पल्स एंड चेस ये कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स को आपको एनालाइज करना है, उस मॉलिक्यूल्स को आपने जब लेबलिंग कर दिया, टैगिंग कर दिया, तो उसको आप बोलते हैं पल्स। और जब आपने उसी सेम कंपाउंड का अनलेबलिंग कर दिया, मींस विदाउट लेबलिंग का, उसे आप बोलते हैं दैट इज द चेस। सो पल्स एंड चेस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेबलिंग और अनलेबलिंग से है। तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिपिकल पल्स चेस एक्सपेरिमेंट। ये आपको लिखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा मटेरियल। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं किसका, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में बात किया, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के कंपोनेंट क्या है, डीएनए आरएनए है। तो आरएनए एज ए प्राइमर यूज होता है, तो जो भी आपको डीएनए सिंथेसाइज करना है उसको आप क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप इन अ पल्स चेस एक्सपेरिमेंट इज टू लेबल द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल विद अ डिटेबल मार्कर। किसी एक मार्कर से जो कि आसानी से पहचाना जा सके, उससे क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। दिस कैन बी अचीव using a variety of methods such as radio labeling, फ्लोरिसेंट लेबलिंग एंड बायोटिनाइजेशन। ये तीनों प्रोसेस है जिससे कि आप लेबलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन टू ट्रैक प्रोटीन मूवमेंट, रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड सच एज मिथेओनिन कैन बी यूज टू लेबलिंग अ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोटीन को ट्रैक करना है, उसके केसेस में आप मिथेओनिन के पोर्शन को क्या कर सकते हैं, रेडियो लेबल कर सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी प्रोटीन बनेगा उसमें मिथेओनिन आपका जाएगा, उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी कि हाँ यहाँ पे प्रोटीन आपका गया हुआ, उसकी लोकेशन यहाँ पे है। दूसरा स्टेप है दैट इज द पल्स। पल्स का मतलब है इन द नेक्स्ट स्टेप द लेबल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम यूजुअली बाय एडिंग टू द कल्चर मीडियम फॉर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटेड टू ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कि जो आपका लेबलिंग किया है, उस लेबलिंग किए गए मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देना है जिस किसी में आप अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद लेबल्ड मॉलिक्यूल को अलाउ किया जाता है अप्रोप्रिएट टारगेट के लिए, ताकि उस मॉलिक्यूल, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, टारगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया जाएगा, उसको लेवल करके उसको अलाउ किया जाता है रिएक्शंस में परफॉर्म करने के लिए। चेस का कॉन्सेप्ट क्या है, वंस द लेबल्ड प्रिकर्सर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम द चेस स्टेप इज इनिशिएटेड। दिस इन्वॉल्व रिमूविंग द लेबल्ड प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल एंड रिप्लेसिंग इट विद द अनलेबल्ड। मतलब कि एक बार आपने सिस्टम में लेबल्ड वाले मॉलिक्यूल को डाल दिया, उसको अलाउ कर दिया इनकॉर्पोरेट होने के लिए, इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि वहां से लेबल्ड वाले मॉलिक्यूल क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, अनलेबल्ड मॉलिक्यूल को क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है, राइट। एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल, इसके बाद आप क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कलेक्टिंग अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे सैंपल को जब आप कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप
उस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। अलग अलग तरीके के डिटेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है या वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। उनसे आप उस लेबल्ड वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, उनकी क्वांटिटी भी देखते हैं, साथ साथ में देखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ वो गया हुआ है। तो इस केस में जैसे कि आपको सेमी डिसकंटिन्यूअस के बारे में जानना था, तो आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व होने वाले जो बेसिस थे उनको आपने क्या किया, टैग कर दिया है। तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी जाएंगे पता चलता रहेगा कि हाँ इस वाले स्टैंड पे आपकी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। तो चेस और पल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट भी आपको दे दिया है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो होपफुली कि अब आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सो अगला सवाल है, a family from Mumbai embarked on a vacations in the Leh Mountains. The family required about 48 hours for acclimatation to the high altitude, and till that time were breathing rapidly. List and describe the compensatory mechanism that took place within the red blood cells during this acclimatation period. सो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक फैमिली है मुंबई से जो कि जाती है कहाँ पे, लेह लद्दाख पे, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई है, वहाँ पर जाती है छुट्टियां मनाने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो 48 आवर्स तक अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा, मतलब उसको वहाँ के कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करने के लिए 48 आवर्स का टाइम लग रहा है। और उस दौरान उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल कंडीशन से क्या है, रैपिडली है, ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि वहाँ पे क्या मैकेनिज्म चल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके का आप आंसर इसको इसमें आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए आपका सी लेवल है, आप हाइट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, जैसे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो जो PO2 होता है, मीन्स पार्शियल जो प्रेशर होता है, वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन से, मीन्स रेड ब्लड सेल से, ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग करना होता है वो डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर पे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करेगा। अगर आप फिजियोलॉजी को देखते हैं, समझते हैं, तो अच्छे से आपको पता होगा कि लंग्स के एरिया का और इसके बाद बाकी बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स में अगर आप देखेंगे तो लंग्स में क्या होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, राइट। दैट इज वाई लंग्स में पूरा का पूरा ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। जब ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है और जो बाकी आपके टिश्यूज एंड सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी से क्या निकलता है, CO2। तो सेल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होती है। दैट इज वाई हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड आता है यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और CO2 क्या करता है, पिकअप कर लेता है। फिर इसको ये लेकर के जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा और O2 को पिकअप करेगा। तो हीमोग्लोबिन से CO2 एंड O2 का बांधना, मतलब बाइंड करना और रिलीज होना, ये डिपेंड किस पे करता है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। सो जैसे जैसे कोई भी पर्सन अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स कम होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर कम होगा तो जो जितना डिमांड, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में सप्लाई होने की, उतनी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पा रही है। तो उस ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, ब्रीदिंग रेट फास्ट करती है, मतलब जल्दी जल्दी आपको सांस लेना होता है, ताकि उतने ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना आपको चाहिए था, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी ब्रीदिंग रेट क्या करती है, बढ़ा देती है। आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकें, ऑक्सीजन को इनटेक कर पाएँ। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस ऑक्सीजन में, जहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का प्रेशर उतना नहीं है जितना कि यहाँ पे सी लेवल पे था। आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपके सांस फूलने लगती है और आपको जैसे लगता है कि हाँ सफोकेशन हो रहा है, आप बैठ जाते हैं, आपसे चला नहीं जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब कम होता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब बहुत उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को उसको क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। ऐसा करने में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है और आप थक जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपसे चला नहीं जा रहा है।
दूसरा साथ-साथ में वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लंग्स की जो वॉल होती है, इन पे प्रेशर बहुत पड़ता है क्योंकि आपने क्या किया है, जितना कैपेसिटी थी ऑक्सीजन को लेने के लिए उतना मैक्सिमम पहले वॉल्यूम लिया है, साथ-साथ में उसकी लेने की रेट भी आपने क्या की है, बढ़ा दी हुई है। तो ये सारे मैकेनिज़्म चलते हैं बॉडी में उन चीज़ों को एक्लिमेटाइज़ करने के लिए, मतलब कि उसको मेंटेन करने के लिए, और जब तक आपका मेंटेन नहीं हो जाता तब तक आपकी बॉडी में ब्रीथिंग रेट क्या होती है, बढ़ी हुई रहती है। तो इस वाले सवाल के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको इस थोड़ा-सा फिजियोलॉजी का टर्म का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और आपको इसको समझा करके यहाँ पे देना होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 30,000, हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर नंबर वी नो ऑफ। हम सबको पता है कि टर्नओवर नंबर बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी एंजाइम के द्वारा कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है विदाउट उसके रिलीज होने से पहले इन यूनिट टाइम, राइट। तो हाईएस्ट जो टर्नओवर नंबर का रिपोर्ट करने किए जाने वाला एंजाइम है वो क्या है, दैट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कैटालेज भी है। तो इसके उसको लेकर के यहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा रहे हैं। इट कैटालाइज द रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ CO2, H2+ CO2 से बनाकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, राइट। इफ सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, इफ 10 म्यूजी मतलब माइक्रोग्राम ऑफ प्योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज द हाइड्रेशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ CO2 इन 1 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस एट Vmax की वैल्यू दे रखा है। व्हाट इज द टर्न ओवर नंबर ऑफ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन यूनिट ऑफ पर मिनट में पूछ रहा है। सो टर्न ओवर नंबर का मीन्स के कैट का जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको उसको समझना होगा, और इस यहाँ पे आपको दो वैल्यू दे रखी है। एक तो दे रखा है कि एंजाइम का आपको अमाउंट दे रखा है, राइट, और एक दे रखा है आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट का कि कितना एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है Vmax की वैल्यू पे। दोनों का यूनिट आपका क्या है, अलग अलग है, तो पहले आपको इनको यूनिट भी क्या करनी पड़ेगी, सिमिलर करनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं ताकि आपके एग्जाम आपको अगर लगाने में कोई दिक्कत ना हो। के कैट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर सेकेंड डिवाइड बाई मोल्स ऑफ एंजाइम और पर सेकेंड। तो जितना आपका प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसका मोल्स, और जो भी आपके एंजाइम है उनके मोल्स को दोनों को निकाल करके जो रेशियो निकलता है उसी को आप बोलते हैं के कैट। आपके एग्जाम में मतलब आपके पेपर में जो चीज़ें दे रखी है वो क्या क्या दे रखा है कि एंजाइम की जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, दैट इज द 10 म्यूजी दे रखा है एंजाइम का वैल्यू मास 10 म्यूजी, ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 30,000, ठीक है। और इसके बाद आपको Vmax पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसका दे रखा है कितना, दैट इज 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम ये दे रखा है Vmax पे प्रोडक्ट की वैल्यू। आपके पास फॉर्मूला है दैट इज द के कैट। इसको इसको के कैट को के फॉर्मूले को आप लिखते हैं दैट इज द Vmax अपॉन ET, मतलब कि एंजाइम की जो का जो टाइमिंग है, एक पर यूनिट टाइम में कितना वो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसको बोलते हैं ET। तो Vmax अपॉन ET का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। इससे पहले आपको ये निकालना होगा, कन्वर्ट करना होगा, यही आपके लिए ट्रिक है। तो यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम आपको दे रखा है एंजाइम का और उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको दैट इज 30,000। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है, दैट इज 10 माइक्रोग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना, दैट इज 30,000। इसको आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो हो जाएगा, जीरो लगाएंगे फिर से जीरो हो जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब इसको लगभग आप 3 3 या 9, तो मतलब कि 3 टाइम्स जाएगा, ये लगभग 3.33। ये इसका क्या आएगा, मोल आएगा, और वैल्यू किस में आएगी, माइक्रोमोल, जो कि माइक्रोग्राम में दे रखा था। तो 0.00033 माइक्रोमोल ये वैल्यू हो गई किसकी, आपकी, दैट इज द एंजाइम की।
राइट। अब इसके साथ आपको क्या दे रखा है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है दैट इज वी मैक्स की वैल्यू वो आपको दे रखा है ग्राम में। तो पहले आप उसका क्या निकालेंगे, दैट इज द मोल निकालेंगे। तो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 16 तो 32, मतलब कि 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो 44 ग्राम क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट। और इसका गिवन मास आपको दे रखा है, तो गिवन मास यहाँ पे इसका मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, नहीं 10 ग्राम नहीं है, 0.3 ग्राम सॉरी, गिवन मास हो जाएगा 0.3 ग्राम। और इसका वेट कितना है, दैट इज द 44। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 0.3 को डिवाइड करेंगे 44 से तो वैल्यू कितनी आएगी, अब ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और पॉइंट यहाँ हटाएंगे 0 हो जाएगा। तो 4 छके 24, 4 28, लगभग आपका आएगा 0.00681। ये आपका आ गया है, दैट इज द मोल। चूंकि ये वाली वैल्यू माइक्रोमोल में है तो आपको इसको भी क्या करना होगा, माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो आपको मालूम है दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 1 × 10⁶ माइक्रोमोल। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 पे है तो ये डायरेक्टली 6 पोजिशन पे है, तो यही वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द 681 माइक्रोमोल हो जाएगा, राइट। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, दैट इज व्हाट 681 माइक्रोमोल है वी मैक्स की वैल्यू। और E2 की वैल्यू कितनी आई है 0.033 ये माइक्रोमोल आया हुआ है। ओके, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक मिनट, वी मैक्स की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, दैट इज, इसको कलर चेंज कर ताकि आपको समझ में आ जाए और छोटा पेन कर देते हैं। वी मैक्स की वैल्यू है हमारी 681 डिवाइड बाई 0.00033। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 2, तो 3 6 18 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आ गई, दैट इज 226। और ये चूंकि माइनस का है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इंटू 10⁵ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, माइक्रोमोल पर मिनट, माइक्रोमोल पर मिनट, ये होगा इसका आंसर। और इस तरीके से आपको लगाना होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इस क्वेश्चंस में, यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस क्वेश्चंस के लिए पहले आपको क्या करना है कि ये जो माइक्रोग्राम आपको दे रखा है, इस माइक्रोग्राम से पहले आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि आप मोल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना भैया यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना यहाँ पे आपको दे रखा, दैट इज 30,000, राइट। तो इसको आप क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 30,000, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोमोल। सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, आप कन्वर्ट कर लेंगे मोल में। तो यहाँ पे 0.3 ग्राम आपका गिवन मास हो जाएगा, CO2 का मास आप निकाल लेंगे 44 आ जाएगा। ये दोनों जो मोल आपके आएंगे इन्हीं को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही होगा आपका, दैट इज द टर्नओवर नंबर। यूनिट आपका पर मिनट में होगा। तो पर मिनट में जो आंसर यहाँ पे निकल करके आया है वो क्या आया है निकल करके, दैट इज व्हाट 226 इंटू 10⁵ माइक्रोमोल पर मिनट होगा इसका टर्नओवर नंबर। मतलब एक मिनट में इतना दशमलव, इतना इंटू इतना पावर माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ये एंजाइम। तो होपफुली कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, उतना भी आसान नहीं है। इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा कन्वर्जन पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के पेपर आप देने जा रहे हैं तो आपको
माइक्रोमोल, मिलीमोल और बाकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी और ये पीएच, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता कि क्या चीज़ पूछ देगा। बायोकेमिस्ट्री में तो पूरा केमिस्ट्री ही घुसी रहती है। तो ये कैलकुलेशंस वाले सवाल जो हैं थे आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, और 1-2 न्यूमेरिकल तो आपके एग्जाम में आएगा, उसके लिए आप रेडी रहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ओके, अगला सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। वाई इज वाटर एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? डिस्क्राइब हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉलोइंग। आपको बताना है कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और थर्मो रेगुलेशंस में कैसे वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सवाल बहुत ही ईजी है और इसको तो सब लोगों ने पढ़ा ही है, तो इस पे ज़्यादा हम आपको अपना इनपुट नहीं देंगे। सिंपली वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा एक मीडियम है जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो आपके बॉडी में कोई भी केमिकल मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, और बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर नहीं होगा तो लिविंग सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। सो लिविंग सेल्स को आप कैसे बताते हैं? कोई अगर आपके पास यहाँ पे एक सेल है और एक सेल ये है, ये ड्राई सेल है, द डेड सेल है, और ये क्या है आपका, दैट इज द लाइव सेल्स है। इन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस किसका है? दैट इज द प्रोटोप्लाज्म का। किसका डिफरेंस है? प्रोटोप्लाज्म का। अगर एक सूखी हुई लकड़ी है और एक ऐसे मतलब ऐसे यंग प्लांट का कोई लकड़ी कोई पार्ट है, अगर आप दोनों के सेल्स को देखेंगे तो आपको सेल्स में कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, मतलब डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, सब वैसे दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, गोल्गी बॉडी दिखाई देगा, यहाँ पे वही दिखाई देगा, लेकिन डिफरेंस किसका है? प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या है? दैट इज द वाटर। वाटर ही वो चीज़ है जो कि सारे एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए या एक्टिव करने के लिए क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है। सारे आयंस को मूव ऑन करने के लिए काम करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई आयंस डिसोसिएट होगा? नहीं होगा। और अगर आयंस का डिसोसिएशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन जो होंगे परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का कारण, या मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है। तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से ठंड में आपको भूख ज़्यादा क्यों लगती है, क्यों आप जल्दी जल्दी खाना खाते रहते हैं ठंडी में? ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अभी मान लीजिए कितना चल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये इतने का जो डिफरेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए जो होम्योस्टैटिस की प्रोसेस चलती है, उसमें क्या होता है, हीट को जनरेट करना पड़ता है। और हीट आपकी बॉडी में जनरेट कब होगा? जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म की रेट ठंडी में ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई आपको ठंड में भूख ज़्यादा लगता है और आप बार बार खाना खाते रहते हैं और स्पाइसी खाना खाते रहते हैं। आलू मटर गोभी टमाटर सब्जी बना बना करके अच्छे से दिन में 2 बार 3 बार खाए जा रहे हैं, ठीक है? तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी जनरेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप बाहर के मौसम के कंपैरिज़न में आप अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर उसे आप मेंटेन कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी होता है, इसे आप थर्मो रेगुलेशंस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में वाटर का क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से बताना होगा। बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अगला भी सवाल अभी आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस आप अपने तरीके से कर लेंगे। ईज़ी सा सवाल है। ओके, पार्ट सी में यहाँ पे सवाल पूछा गया है, गिव अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ अ कैल्सिट्रियोल, जस्टिफाई व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज अ हार्मोन। सो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्सिट्रॉल क्या है। एक लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल होता है, और जैसा कि आपको मालूम है कि लिपिड भी और विटामिन भी कह सकते हैं, मतलब विटामिन कह सकते हैं, विटामिन ही है। और विटामिन हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे क्लासीफाई किया जाए तो विटामिन को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक वाटर सॉल्युबल और एक लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल में कौन कौन आते हैं? एडेक। बाकी वाटर में कौन कौन आएगा? दैट इज द बी एंड सी। एडेक मीन्स ए डी ई एंड के, ये चार एंजाइम हैं जो कि आपके लिपिड सॉल्युबल होते हैं। बी सी जो होता है आपका क्या है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के कई टाइप्स होते हैं। D3 को आप बोलते हैं दैट इज द कैल्सिट्रॉल, और इसका प्राइम काम क्या होता है? दैट इज कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि धूप में खड़े हो जाएंगे तो विटामिन डी बन जाएगा, तो विटामिन डी एक्चुअली क्या है? D3 जो है वो ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और लाइट के प्रेजेंस में कुछ एंजाइम्स जो कि एक्टिव होते हैं, और उसके एक्टिव हो जाने के बाद ये D3 मॉलिक्यूल्स कैल्सिट्रॉल बनता है, जो कि एक हार्मोन का भी काम करता है, सिग्नल देता है जा करके। और CO2 का कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है, और कैल्शियम का मेन प्राइम कंट्रीब्यूशन होता है बोन के फॉर्मेशन में। दैट इज वाई बोला जाता है कि विटामिन डी की कमी अगर रहेगी तो आपकी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बोन से रिलेटेड आपको डिजीज हो जाते हैं। तो कैल्सिट्रॉल जो है वो एक आपका लिपिड डेरिवेटिव्स मॉलिक्यूल होता है, D3 इसके नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स का काम करता है, क्योंकि ये पाथवेज को क्या करता है? एक्टिवेट करेगा और जाकर के ट्रिगर करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे।
ये है आपके लिए आंसर। विटामिन D3 इज नॉट अ सेल्फ बायोलॉजिकली एक्टिव, बट इट इज कन्वर्टेड बाय एंजाइम इन द लिवर एंड द किडनी टू 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कैल्सिट्रॉल, right? D3, a hormone that regulates calcium uptake in the intestine and calcium level in the kidney and bones. Deficiency of a vitamin D leads to the defective bones formation and other disease rickets, which for which administration of vitamin D produces a dramatic cures. आपसे बताया जा रहा है कि आपका जो कैल्सिट्रॉल है, दैट मीन्स D3 है, वो एक हार्मोन्स है और इसका मेन काम होता है कि कैल्शियम के अपटेक को रेगुलेट करता है इंटेस्टाइन में, किडनी में और बोन में। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नॉर्मली आपके ये स्ट्रक्चर्स है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है। इसके बाद यहाँ पे यूवी लाइट जब पड़ती है तो स्किन में आपका ये रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस होने के बाद क्या बनता है? कोल कैल्सिट्रॉल बनता है, विटामिन D3। और इसके बाद यहाँ पे लीवर में स्टेप्स होंगे, लीवर और किडनी में होगा, और किडनी में होने के बाद आपका ये 1 अल्फा 25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बन जाता है, कैल्सिट्रॉल से आप बोलते हैं। ये CSIR में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था और पूछा जाता था कि विटामिन D3 का कन्वर्जन कौन से ऑर्गन्स में होगा, लीवर या किडनी में या स्किन में। तो ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल बनता है। सबको मालूम होता है कि हाँ स्किन में बन जाता है, यहाँ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये स्टेप्स वाले रिएक्शंस यहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं। तो चूंकि आपका MCQs नहीं है, दैट इज वाई आपको ये ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को अगर आप बना देते हैं डायग्राम और लिखते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होता है एग्जामिनर के लिए कि हाँ आपके पास जानकारी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, रफ कर देते हैं। अगला सवाल है, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पहले ही आपको यहाँ पे हम डिस्कस किए। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है। देख लेते हैं, इसके लिए भी आपको मैंने फिगर लगाया था यहाँ पे, शायद आप देख पाएँ, मेरे ख्याल से कहीं होगा, दिखा देते हैं। ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस कंपैरेटिवली ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों की पाथवे आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ के बाद का जो चीज़ है वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। जो ग्रीन, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का है। तो पायरुवेट जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस से बना है, इस पायरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे पायरुवेट से पहले क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसीटेट बनेगा। इसी प्रोसेस में आपका डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं होगा, इसी प्रोसेस में यहाँ पे 2 ATP क्या हो रही, खर्च हो जा रही है। फिर ऑक्सैलिक स्टेट से क्या बनेगा आपका? दैट इज द फास्फोनाइल पाइरुवेट बनेगा, मींस PAP बनेगा। यहाँ पे 2 GTP का कंजप्शन हो जा रहा है। अब इसके बाद से प्रोसेस क्या होगी आपके यहाँ पे? रिवर्स चलती है और इसके बाद आपका यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से। तो ये जो पूरा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो क्या है? दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस है। यही इसी को आप बोलते हैं दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। पायरुवेट कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है। स्टेटमेंट है यहाँ पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन ऑल एनिमल, प्लांट, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The reactions are essentially the same in the all tissues and all species. The important precursors of the glucose in the animals are 3 carbon compounds such as lactate, lactic acid, pyruvate, pyruvic acid, glycerol, as well as certain amino acids. ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व कर सकते हैं। MCQs में ये भी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, इवन नेट में भी ये एग्जाम पूछा जा चुका है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिनसे, जो कि प्रिकर्सर का काम कर सकते हैं इन द केस ऑफ अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। In mammals, gluconeogenesis takes place primarily in the liver and lesser extent in the renal cortex and in the epithelial cells that lie in the inside the intestine. मेजर जो है वो कहाँ पे होगा? दैट इज द आपका लीवर में होगा। बाकी कुछ परसेंटेज में आपके यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स में हो सकता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है। ओके, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में आपको ये फिगर बनाना होगा, मतलब रिएक्शन दिखाने होंगे और आपको बताना होगा कि हाँ यहाँ पे 4 ATP 2 GTP मॉलिक्यूल्स कंजप्शन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे बोल रहा है, इनोमरेट डिफरेंस बिटवीन द K and V सीरीज एंजाइम, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर ऑन द काइनेटिक्स ऑफ ईच। तो K and V सीरीज क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। आपको अच्छे तरीके से एंजाइम पढ़ा दिया हूँ और एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा दिया हूँ, तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे K सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम जो कि Km वैल्यू पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, और V सीरीज जो होता है जो कि V मैक्स की वैल्यू पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं।
एंजाइम के साथ-साथ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था एलोस्टेरिक एंजाइम का। एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जो कि बेसिकली जिनके पास 2 साइट्स होता है, जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम के पास सिर्फ़ एक एक्टिव साइट्स होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनके पास यहाँ पे ऐसे एक अदर साइट भी होती है, जहाँ पे कोई मॉड्यूलेटर यहाँ पे आपका क्या करेगा सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यहाँ पे क्या करता है कोई मॉड्यूलेटर बाइंड करता है। मॉड्यूलेटर का मतलब कि वो जो कि इनको रेगुलेट कर सकता है। ये मॉड्यूलेटर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? नेगेटिव होंगे तो इनके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे हैम्पर करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। तो इनको के और वी सीरीज में इसलिए डिवाइड किया गया कि ये जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं कि कुछ मॉड्यूलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि केएम की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं और कुछ मॉड्यूलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वीमैक्स की वैल्यू को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। तो जो मॉड्यूलेटर्स आपके एंजाइम के काइनेटिक्स में केएम की वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूँ, वीएस की वैल्यू भी पढ़ा चुका हूँ, पूरा एंजाइम काइनेटिक्स आपको पढ़ा दिया। उसका ग्राफ भी बता दिया, सारे आपके जितने भी हैं दैट इज मिचलिस मेथड के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको। फिर उसके बाद एंजाइम के जो इनहिबिटर्स हैं उनमें भी इनहिबिटर का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया ग्राफ के साथ में। तो होपफुली कि आपने उसको पढ़ा होगा। तो केएम की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले एंजाइम्स को क्या बोलेंगे के सीरीज, और वीएमएस की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले एंजाइम क्या बोलेंगे वी सीरीज, राइट? और ये एलोस्टेरिक एंजाइम के दोनों क्या है कैटेगरी हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेटर नेचर। मॉड्यूलेटर जो होंगे वो एंजाइम को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनको क्या किया गया डिवाइड किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास कंटेंट है, इसको आप देख लीजिए। Okay, most allosteric enzymes are K-type, denoting that the principal feature that is the alter is their affinity for the substrate that is measured as the Km constant. मतलब मैक्सिमम जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनका नेचर कैसा है के टाइप का है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो उनके के मतलब कि सबस्ट्रेट से बाइंड करने की जो एफिनिटी होती है उसको क्या करते हैं अल्टर करते हैं। तो सबस्ट्रेट से बाइंडिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है दैट इज द केएम वैल्यू को, क्योंकि आप बताते हैं केएम के वैल्यू का मतलब ही क्या है दैट इज वी मैप का हाफ वैल्यू। But some small important subset of enzymes are V type, denoting that the important change in their maximum activity जो V max की वैल्यू को क्या करे अफेक्ट करे उसको आप क्या बोलेंगे दैट इज द V सीरीज ऑफ एंजाइम के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर डिफाइंड एज अ के टाइप अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल एंजाइम्स और वी टाइप लेस देन 1% ऑफ एंजाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर द मेजर रेगुलेटरी फीचर इज देयर चेंज इन द एफिनिटी मींस केएम और द चेंज इन द मैक्सिमम एक्टिविटी दैट इज द वी मैक्स। एलोस्टेरिक एंजाइम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर नेचर कि अगर उनका उनका जो नेचर है अगर वीमेक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आप बोलेंगे वी टाइप, और अगर केएम को करेंगे तो उसको बोलेंगे आप दैट इज अ के टाइप। ओके, अगला सवाल पूछा गया है व्हाट आर लॉन्ग प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, कैन दे बी कंसिडर एज नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशंस, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली हाउ अ प्राइमर कुड एनल to its target non-specifically leading to the formation of a PCR product of an unexpected size। सवाल आपसे पीसीआर के बारे में पूछा गया तो पहले आप पीसीआर बताइए। तो पीसीआर को मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपको यहाँ पे पता है कि डीनेचरिंग, एनलिंग एंड कंटिन्यूएशन सिंथेसिस होती है और ये प्रोसेस आप लोग अपनी यूजी और मतलब पीजी में पढ़ करके आए हैं। यहाँ पे दूसरा वाला जो पोर्शन से पूछा जा रहा है उसके बारे में आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर में आपने पढ़ा होगा कि जो अनस्पेसिफिड या अनडिजायरेबल टाइप के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको उनके बारे में लेकर के चर्चा की जाती है। तो उसको देख लेते हैं कैसे आप डायग्राम बना करके दिखाएंगे। ये डायग्राम आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये है नेस्टेड पीसीआर के बारे में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला मान लीजिए आपका ये साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, जिसमें आपका टारगेट डीएनए का सीक्वेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। आपने क्या किया, इसमें पीसीआर के मिक्सर डाले और इसके बाद आपने इसको डीनेचर किया और यहाँ पे प्राइमर डाला। तो पीसीआर का जो पहला साइकिल है डीएनए मेल्टिंग इन प्राइमर बाइंडिंग, ये सारा यहाँ पे मेल्ट हुआ, फिर इसका प्राइमर आपका क्या किया यहाँ पे बाइंड किया। ये प्राइमर इन साइड का है, ये प्राइमर आउटसाइड का, मतलब कि कुछ प्राइमर हैं जो कि इसके बाहर ही बाइंड किए हैं, कुछ प्राइमर जो कि आपके टारगेट साइड पे बाइंड किए हैं। तो जो भी आपके प्राइमर्स इस टारगेट साइड के विद में बाइंड किए होंगे, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ये जो प्रोडक्ट आपका बनाएगा वो तो क्या होंगे आपके डिजायरेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा होगा प्राइमर की वजह से, ये वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो सब क्या होंगे अनवांटेड होंगे या अनडिजायरेबल होंगे। इसको आप बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे हमको इसकी जरूरत नहीं थी, हमने डाला था इस वाले सीक्वेंस को पॉलीमराइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपकी चीजें क्या हो गई। तो इस तरीके से सेकेंड साइकिल में जब इसको आप यूज करेंगे तो ये इसका अलग प्रोडक्ट बनेगा और इसका अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके क्या बनेंगे अनडिजायरेबल या अनवांटेड होंगे, जो कि नॉन स्पेसिफिक होगा और जिसकी हमको जरूरत नहीं होगी। Okay, proteins are the complex macromolecules that serve as the building blocks of a living organism. Discuss the following.
द रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, द रोल ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन का डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको बताना अच्छे तरीके से। डीएनए रेप्लिकेशंस होने के लिए कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एंजाइम बेस्ड ये सारा फिनोमेना है, और जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब क्या है आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। आरएनए जो कि प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए सिंथेसिस कराने के लिए। द रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में पूछ रहा है कि डीएनए आरएनए का क्या रोल है, सॉरी। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में डीएनए आरएनए का क्या रोल है, इसको समझने के लिए हम फिगर देख लेते हैं। बगैर डीएनए आरएनए की कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपका डीएनए का सीक्वेंस है, इसी डीएनए के सीक्वेंस का पहले आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, और इसी एमआरएनए से क्या होगा, दैट इज द प्रोटीन बनेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन का जो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड किस में है, आरएनए में, और आरएनए कहाँ से बनकर आ रहा है आपका, डीएनए में। तो प्रोटीन का बनना पॉसिबल, मतलब प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रप्टेड किस में है, दैट इज द डीएनए में। डीएनए से ट्रांसफर किस में हो रहा है, दैट इज द एमआरएनए में, और एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, दैट इज द प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए और आरएनए का बहुत ही रोल है प्रोटीन के सिंथेसिस में। आप यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा, आप अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए का, उनका भी रोल आप दिखा सकते हैं, और इस डीएनए का दिखा सकते हैं कि डीएनए के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन मीन्स कोड है, जीन्स है, जिससे कि आपका प्रोटीन बन रहा है। तो फिगर बना करके आप उसको दिखा सकते हैं। ओके, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशंस में पूछ रहा है, तो मेम्ब्रेन का तो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो आपके प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी हुई है। ये सारे मायोटीज जो है आपके क्या है, सब लिपिड हैं, ये वाले पूरे के पूरे। बाकी ये जो इमीडिएट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, आपके प्रोटीन होती है। तो मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, आपका लिपिड है और प्रोटीन है। तो प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो मेम्ब्रेन सही तरीके से बन नहीं पाएगी, मतलब मेम्ब्रेन बनेगा ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। और इस मेम्ब्रेन में आपके ढेर सारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में ले जाने का काम करते हैं। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चैनल प्रोटीन जो कि आपका प्रोटीन नेचर का होता है, इनका काम होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरे साइड में क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। यूनिपोर्ट मतलब सिंगल सबस्ट्रेट, सिमपोर्ट का मतलब आपके अलग अलग सबस्ट्रेट एक ही साइड में, और एंटीपोर्ट का मतलब दो डिफरेंट सबस्ट्रेट आपके अपोजिट साइड्स में। तो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो सब के सब क्या है, आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। ओके, सो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनको भी ज़रूर आपको डिस्कस कर दूंगा। वैसे ओपेरॉन आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ओपेरॉन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। एंड होपफुली कि आपको ये सारे जो सवाल मैंने आपको यहाँ पे समझाए और उनके लिए जो कंटेंट आपको दिखाया वो आपके लिए एक मॉडल आंसर का काम करेगा। आप अच्छे तरीके से उसके बेसिस पे अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आपको चीज़ों को लिखना है। एंड अगर आप अभी भी स्टडी मटेरियल को लेकर के परेशान हैं और आपकी प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम कर रहा है स्टडी मटेरियल, तो आप एम एस बायोलॉजी के ऐप पे कोर्सेस अवेलेबल हैं। दो तरीके के, कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ में पीडीएफ मिलेगा, और एक है आपका सिर्फ पीडीएफ का। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो देखने का, तो आप पीडीएफ वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिंपल है कोर्स को परचेज करना। आपको यूट्यूब चैनल पे मतलब एम एस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको कोर्स मिल जाएगा, आप आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।